वेलकम टू आवर चैनल इंट्रोवर्ट रुद्रांश। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो किक स्टार्ट करेगा हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स को, जो कि है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियल डेज में किसने पहली बार डिमांड की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इस रिलेटेड। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अर्ली टाइम में इंडिया में किसने डिमांड किया था पहली बार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर हम अनऑफिशियल अटेम्प्ट की बात करें ड्राफ्ट करने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1895 में स्वराज बिल के नाम से, जो इंट्रोड्यूस किया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। यहाँ पर बात पहली बार की गई थी राइट टू प्रॉपर्टी की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और बेसिक ह्यूमन राइट्स की। इसके बाद में जो हुआ था वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो आए थे 1909 में, जहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की डिमांड की गई थी और एक्सपांडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की थी, जो कि डिनाई करता था पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉर्म करने का। के बाद में आए थे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आए थे 1919 में, जो कि इंट्रोड्यूस करते थे डायर की प्रोविंसेस में। इसने डिवाइड किया था सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, जहाँ पर ब्रिटिश चाहते थे कि उनके पास वीटो पावर हो डिसीजन मेकिंग की, वहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो थे गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो दिए गए थे इंडियन मिनिस्टर को और गवर्नर को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक क्लियर डिवाइड आपको दिखता है, जहाँ पर इंडिया डिससेटिस्फाइड है ब्रिटिश क्राउन से, जिसकी वजह से वॉइसरॉ के पास में एब्सोल्यूट वीटो का पावर आएगा। यानी कि वीटोज़ का मतलब होता है कि उनके पास में एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर आएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ब्रूटल रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में, जिसका मतलब ये था कि किसी भी सस्पेक्ट को वो डिटेन कर पाएंगे, यानी कि गिरफ्तार कर पाएंगे बिना किसी कोर्ट ट्रायल के 2 साल के लिए। तो उसी के अगेंस्ट जालियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैसेकर हुआ, जिसके वजह से इंडिया का पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन से फेथ हट गया। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, जो आया था 1927 में, और इंडियंस ने इसको बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे जो हम सुनते हैं वो इसी कमीशन से रिलेटेड है। इसका काम ये था, जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था साइमन कमीशन का, वो रिव्यू करने वाला था कि वर्किंग कैसी है 1999 के एक्ट की। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने इसे कम्प्लीटली बायकॉट कर दिया, क्योंकि ये ऑल वाइट कमीशन था, जहाँ पर इंडियंस को कम से कम मौका दिया गया था। पूरी तरह से फॉरेनर्स इसमें इन्वॉल्व थे और ये नहीं डिटरमाइन कर सकता था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्टिनी। के बाद आया था नेहरू रिपोर्ट, जो आया था 1928 में, जो डायरेक्टली चैलेंज करता था ब्रिटिश क्राउन को, जहाँ पर इंडिया अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहा था। और ये हेड था, यानी कि हेड किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इन्होंने मेजर डिमांड्स ये रखी थी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेटस में इंडियन गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन ब्रिटिश काउंट के अंडर काम करेगी। इसमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स की भी बात की गई थी, रिजर्व सीट्स के साथ में माइनॉरिटीज़ के लिए फंडामेंटल राइट्स की भी बात उठाई गई थी। लेकिन ये सर्वसम्मति प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि जिन्ना ने एज यूजुअल इसे अपोज कर दिया था अपने 14 पॉइंट प्लान के साथ में। बट इसने एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड वर्क तो रख दिया था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। तो स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्ट्रगल स्टार्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के साथ में। 1930 से लेके 1932 के बीच में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के चलते और साइमन कमीशन के बैकलैश के चलते ब्रिटिश क्राउन ने कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि लंदन में होने वाली थी। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1930 में, जिसे पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया था कांग्रेस ने, और एक फेल्यूर था, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी थी इंडिया में उस वक्त, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने मीटिंग अटेंड नहीं की। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1931 में हुई थी, महात्मा गांधी ने उन्हें अटेंड किया था। लेकिन वो सोलो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, जो कि गांधी आयरविन पैक्ट के बाद में हुई। गांधी आयरविन पैक्ट जो हुआ तो इसी से ठीक पहले हुआ था, जो रिलेटेड था गांधी जी को कन्विंस करने के लिए कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है उसे पीछे लिया गया है, और ये पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद में जो रिजल्ट था इसका वो था कम्प्लीटली फेल्यूर,
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करने का दलित्स के लिए, जिसके वजह से इसका जो कन्वर्जन हुआ था, वो हुआ था पूना पैक्ट में। जो पूना पैक्ट हुआ था, विच वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव को मंजूर किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना होके माइनॉरिटीज़ के लिए या दलित्स के लिए रिजर्वेशन हो। के बाद में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो लार्जली इग्नोर किया गया था 1932 में इंडियन लीडर्स के द्वारा, जो कि ओवरऑल फेल्योर था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर हाईलाइट करने चाहते थे कि इंडिया में डिसयूनिटी है या फिर एकता की कमी है, रैदर देन ट्रांसफ़र ऑफ पावर डायरेक्टली करने के बजाय। के वजह से लेकिन एक वाइट पेपर तो मिल गया था इंडियंस को, जहाँ पर वो डिस्कस कर पाए, फ्रेम कर पाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसका रूपांतर आगे जाकर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में। तो अगला पॉइंट होगा हमारा कि इवोल्यूशन कैसी हुई, डिमांड्स किस किन लोगों ने की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। जो हमने देखा बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा जो स्वराज बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग या फिर मोस्टली राइट टू प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग था। लेकिन यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक्चुअल डिमांड स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले एम एन रॉय साहब ने, जो कि 1934 में पहली बार डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जो कि ऑफिशियल डिमांड था, जो कि पायोनियर भी मानी जाती है कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, जो जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर भी माने जाते हैं इंडिया में। अब कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या है? कम्युनिज्म एक तरह का, आप देख सकते हो कि कैपिटलिज्म है, उसी तरह से कम्युनिज्म भी एक अलग कंसेप्ट है। वो पायोनियर थे इस कंसेप्ट के। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेरेशन किया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के होना चाहिए, बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा में जो मेंबर्स होंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होगा कि जो कुछ भी अडल्ट लोग हैं, वो लोग वोट कर पाए, उनके पास वोटिंग का अधिकार हो, मताधिकार हो, लेकिन साथ ही में उनका कोई भी वेल्थ नहीं देखेगा, कास्ट नहीं देखेगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन सॉवरजिन बॉडी की ज़रूरत क्यों है? अगर हम इस सवाल का जवाब ढूँढना चाहें, तो हम लोग देखेंगे कि 1999 में और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जहाँ पर वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कॉलोनियल कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो इसी वजह से इंडिया को अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन करना होगा या सेल्फ सस्टेनेबल बनना होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवर्जिन होनी चाहिए। तो अगला जो पॉइंट था जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था ब्रिटिशर्स को, मजबूर किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी दी जाए, तो वो था वर्ल्ड वॉर टू और सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर टू में, तो फंडामेंटली इसने पूरी तरह से पावर स्ट्रक्चर को अल्टर कर दिया था, जहाँ पर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, जहाँ पर ब्रिटिश इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज का पूरी तरह से ड्रेनेज हो गया था। और जो अलाइज थे, जैसे कि यूएसए और चाइना, जो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में, उन्होंने मोस्टली फोकस किया इंडियन पॉलिटिकल कोऑपरेशन का, जहाँ पर इंडियन मैन पावर, मनी और मटेरियल का नीड था ब्रिटिश को स्ट्रांगली फाइट करने के लिए। तो इसी का रूपांतर हुआ ऑगस्ट ऑफर में, जो इंट्रोड्यूस किया गया 1940 में, जो कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके वॉइसरॉय तब थे लॉर्ड लिनलिथगो। इनके पहले प्रोविजंस ये थे कि इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया इंडियन पॉलिटिशियंस के सामने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को पहली बार एक्नॉलेज किया, पहली बार बोला कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो बनाएँगे, संविधान सभा तो बनाएँगे, लेकिन साथ ही में डोमिनेंट स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होगा कि ऑटोनॉमी तो उनके पास ही होगी, ये सेमी ऑटोनॉमस होता है। और उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये भी रखा कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसे ये लोग एक्सपांड करेंगे, यानी कि उसमें और ज़्यादा ब्रिटिश के मेंबर ऐड करेंगे। साथ ही में इसका जो रिस्पॉन्स आया इंडियंस की ओर से, उन्होंने कंप्लीटली इसे रिजेक्ट कर लिया। कांग्रेस ने इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र का डिमांड किया, और एज़ यूजुअल मुस्लिम लीग ने तो पार्टीशन का डिमांड कर दिया। तो अगला मिशन आता है 1942 में, जो कि था क्रिप्स मिशन। यहाँ पे जो मेंबर थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने प्रोविजंस रखे, यानी कि प्रस्ताव
रखा इंडियन पॉलिटिशियंस के सामने कि इंडिया को हम यूनियन का दर्जा तो देंगे लेकिन डोमिनियन स्टेटस के अंदर। यहाँ पर भी सेम बात उन्होंने पूरी तरह की इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज्य की बात को अभी तक एक्सेप्ट किया ही नहीं है। लेकिन ये सब वॉर के बाद में होगा। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा होगी, वो प्रोविंसेस के पास एक राइट होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है, जिसे कि सेशनिस्ट क्लॉज कहा जाता है। उन्होंने वो भी डिमांड रखी कि प्रोविंसेस के पास अधिकार होगा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेइंग है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, जिसका मतलब होता है दिवालिया होने वाले बैंक को दिया गया चेक, पोस्ट डेटेड चेक, जो कि आने वाले समय में कुछ काम का नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस ने भी सेशनिस्ट क्लॉज को रिजेक्ट कर लिया कम्प्लीटली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई प्रोविंसेस हो जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ना करे। और मुस्लिम लीग ने एज यूजुअल इसे भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन था उसे ग्रांट नहीं किया गया था। जो फाइनल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ वो हुआ 1946 में, जहाँ पर कैबिनेट मिशन आया या फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके 3 मेंबर्स थे मेजरली, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी थे, एबी अलेक्जेंडर। इसके जो प्रोविजंस थे, वहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया था, उन्होंने सॉवरजिन पाकिस्तान की डिमांड को तो रिजेक्ट कर लिया, लेकिन लूज फेडरेशन के साथ में प्रोविंसेस को ग्रुप किया ए, बी और सी में विथ ऑटोनॉमी, जो कि एक मैकेनिज्म प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को। तो ए, बी और सी जो प्रोविंसेस उन्होंने ग्रुप किए, उस किस आधार पर किए गए थे? तो ग्रुप में ए में थे हिंदू मेजॉरिटी एरिया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा। ग्रुप बी में थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे, जैसे कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान। ग्रुप सी में थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो कि नॉर्थ ईस्ट में थे, जो कि थे बंगाल और असम। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन पॉलिटिशियंस ने और जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, जो कि लीगल बेसिस चला बना आगे चलकर संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से असली असली कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 1946 से लेकर 1949 के टाइमलाइन के बीच का है। तो फॉर्मेशन और कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में, जहाँ पर मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे, जब हम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर हम वोटिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम ओरिजिनली स्ट्रेंथ कितनी थी इन मेंबर्स की, उसके बारे में बात करें, तो इट वाज 389, मतलब 389 सीट्स थी टोटल, जिसमें से 296 थे ब्रिटिश इंडिया के, 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के। लेकिन पार्टीशन के बाद में स्ट्रेंथ गिरकर हुई 299 की। अगर हम बात करें तो 299 में अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो वो रहा पार्टीशन के बाद में 229 प्रोविंसेस के और 70 प्रिंसली स्टेट्स के। जब ओरिजिनली फॉर्म हुआ था, तब थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव 208 और मुस्लिम लीग के 73। ये भले ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, लेकिन ये हाईली रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स का इंक्लूजन था, हिंदूज का था, सिख, पारसीज, यहाँ तक कि एंग्लो इंग्लियन इंडियंस के लिए भी सीट्स रिजर्व थी। इंडियन क्रिश्चियंस थे, एससी, एसटी और वुमन रिप्रेजेंटेशन भी था, क्योंकि 15 वुमन मेंबर्स भी इसके पार्ट थे। तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें संविधान सभा के रिलेटेड, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, जिसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डिक्लेयर किया गया था। आप इस सवाल को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। बहुत सी एग्जाम्स में इस सवाल को रिपीट किया गया है बार बार। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा मॉडर्न डे प्रियम्बल ही है। इसका हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे हमारे प्रियम्बल वाले लेक्चर में। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया, और 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान अनाउंस हुआ, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ आगे चलकर।
जो मेजर कमिटीज़ थी, अगर देखा जाए तो करीब-करीब 22 कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि संविधान सभा की। लेकिन मेजरली हम लोग स्टडी करते हैं तब हम 8 कमिटीज़ को कंसीडर करते हैं, जो कि आपके सामने अभी विज़िबल होंगी आपको। और उसमें से एक कमिटी जो थी, उसके 5 सब कमिटीज़ भी थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमिटी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर थे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया फाइनल ड्राफ्ट के फॉर्म में। यूनियन पावर कमेटी थी, जो कि डिसाइड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, जो कि चेयर थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जी थी, वो थी यूनियन सेंटर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली, जो कि जवाहरलाल नेहरू अगेन चेयरपर्सन थे उनके। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, वो क्रिएट करती थी स्टेट प्रोविंसेस और उसके रिगार्डिंग रूल्स, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड करते थे। जो अगला पॉइंट होगा, यानी कि अगली कमेटी होगी, जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज पर बेस्ड थी। ये बहुत ही बड़ी कमेटी थी, जिसका आगे चलकर 5 सब कमेटी में भी रूपांतर किया गया था, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये जो कमेटी थी वो असेंबली का वर्किंग स्ट्रक्चर डिसाइड करती थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी ये नेगोशिएशंस करती थी मोस्टली स्टेट्स के साथ में, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ में कम्युनिकेशन इनका काम था। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी जो थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि डेली असेंबलीज में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करते हैं। अगर हम उन 5 सब कमिटीज़ के बारे में बात करें, तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज, ये जो कमेटी थी, इनके जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। साथ ही में इनका रूपांतर, यानी कि इसके ब्रांचेस थी 5 सब कमिटीज़ में। जो पहली कमेटी थी वो थी फंडामेंटल राइट्स की, जो कि जे बी कृपलानी साहब हैंडल करते थे। माइनॉरिटीज़ कमेटी एस सी मुखर्जी सर। और एक कमेटी थी जिसके अंडर और 2 कमिटीज़ थी, जो थी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज़ कमेटी, जिसमें 2 कमिटीज़ थी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ कमेटी, जिसके गोपीनाथ बोरबोदोई चेयरमैन थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ ए वी ठक्कर साहब इसके चेयरमैन थे। तो अगला पॉइंट होगा कि मेजर पोस्ट और पर्सनालिटीज़ कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में जो फॉर्म हुई थी, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे एस सी मुखर्जी सर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो काम था वो था कि प्रोसीडिंग को गाइड करना पेशेंस के साथ में, और इंश्योर करना कि सर्वसहमति बन पाए किसी मेजोरिटी वोटिंग पॉइंटर पे। एस सी मुखर्जी सर का मेन रोल ये था कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था माइनॉरिटी, जैसे कि क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से। क्रूशियल काम था इनका शेपिंग माइनॉरिटी सेफगार्ड्स में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो मेजर आर्किटेक्ट या फिर जो चीफ आर्किटेक्ट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के माने जाते हैं। उन्होंने ब्रिलियंटली सिंथेसाइज किया था वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स को, जो सब कमिटीज से उनके पास में रिपोर्ट्स आती थी, उनको सिंथेसाइज करना, और जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था उसे वेगोरसली डिफेंड करना, ताकि सर्वसहमति बन पाए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो एक पोटेंट टूल की तरह, यानी कि इम्पोर्टेंट टूल की तरह यूज़ हो सोशल जस्टिस दिलाने में, जैसे कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो बी एन राव सर हैं, उनके बारे में हम कम से कम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। इन्होंने दुनिया भर ट्रैवल किया, स्टडी किया डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर करके अंबेडकर जी के कमिटी को सबमिट किया, जिसके ऊपर उन्होंने आगे चलकर काम किया। जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, यानी कि प्रारूप समिति के, उनके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं अभी, क्योंकि 1947 अगस्त 29 को ड्राफ्टिंग कमिटी का पहला मीटिंग हुआ था, या फिर इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद सदाउल्ला थे। एन माधव राव जो थे, उन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर साहब को, उनकी इल हेल्थ की विशेष वजह से। टी टी कृष्णमाचारी जो थे, उनको उन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतन साहब को, जिनकी अनफॉर्चुनेटली 1948 में डेथ हुई थी। जो एन माधव राव है और जो टी टी कृष्णमाचारी है, इनके नाम आप थोड़ा याद रखिए कि इन्होंने किसे किसे रिप्लेस किया था। तो एन माधव राव ने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर सर को, डी पी खेतन जी को रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचारी जी। ओके।
तो अगला पॉइंट होगा कि ड्राफ्टिंग प्रोसेस किस तरह से हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 13 ऑफ दिसंबर 1946 को, जो कि नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था, जो कि एक फिलोसॉफिकल आर्किटेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए थे, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, सॉवरजिन, रिपब्लिक। तो इन वर्ड्स का ही या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही आगे चलकर रूपांतर हुआ प्रियम्बल में, जो कि मॉडर्न डे हम उसे प्रियम्बल बोलते हैं। कमिटी सिस्टम जो था, वहाँ पर 8 कमिटीज़ थी, जैसे कि हमने देखा कुछ माइनर सेवरल कमिटीज़ थी, जिनका काम था वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि यूनियन पावर कमेटी नेहरू जी के अंडर काम करती थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर काम करती थी, स्टरिंग कमेटी थी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर काम करती थी। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि ड्राफ्टिंग और डिबेट का प्रोसेस कैसे हुआ। तो जो पहला ड्राफ्ट था वो ओपन था 8 मंथ के लिए पब्लिक फीडबैक के लिए। जो पहला ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो उसे पब्लिक में पब्लिश किया गया, जिसके ऊपर रिव्यू, क्रिटिसिज्म या फिर कमेंट्री पब्लिक भी कर पाए। तो उसके वजह से 7,653 अमेंडमेंट्स का रिकमेंडेशन या प्रपोजल दिया गया, जिसके ऊपर 2,472 के ऊपर प्रैक्टिकली एक्चुअली डिस्कशन हुआ था। जो टाइम लगा था संविधान बनने में वो था 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। इतना लंबा समय लगने का रीज़न यही था कि इंडिया का साइज़ और डाइवर्सिटी को देखते हुए कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग करनी पड़ती थी एग्जिस्टिंग एक्ट्स में, या जो एक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। जो सेकंड पॉइंटर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वेगरसली चेंजेस करने पड़ रहे थे। और बहुत लंबा समय इसी दौरान जो इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था माउंटबैटन प्लान की वजह से, तो मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस भी था, रिफ्यूजीज़ को भी हैंडल करना था, और उसके बाद जो वायलेंस हुआ पार्टीशन की वजह से उसे भी एड्रेस करना था। तो अगला पॉइंट होगा कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो एक्चुअली वो अपॉइंट हुई थी अगस्त 29 1947 को। यहाँ पर जो टाइम आपको दिख रहा है 141 डेज ऑफ सीटिंग, ये टाइम है एक्चुअल सीटिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, संविधान सभा में एक्चुअल जो सीटिंग्स हुई है ड्राफ्टिंग के लिए, पहले ड्राफ्ट बनाने के लिए या फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए, वो टाइम पीरियड है। जबकि 2 साल वाला जो टाइम लाइन है अभी हमने इसके पहले देखा, जो कि था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है, 1-2 दिन का फ़र्क आपको वहाँ पे दिख सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड यूपीएससी और यम लक्ष्मीकांत के बुक को फॉलो करते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो मेंबर्स थे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अय्यर साहब है जो कि फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी का की रोल था उनका। अयंगर साहब थे, उन्होंने इंटीग्रेशन स्टेट का इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन किया है, और आर्टिकल 370 के फॉर्मेशन में भी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। के.एम. मुंशी साहब थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर और माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात की थी। सदाउल्लाह ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और माइनॉरिटी वॉइस का काम किया था। एन माधवराव जी ने प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि मैसूर के साथ में या फिर अदर प्रिंसली स्टेट्स के साथ में कम्युनिकेशन बनाए रखा था। टी कृष्णमाचारी जी ने इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिसाइड किया था। अगर हम ड्राफ्टिंग के स्टेजेस की बात करें तो फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पब्लिक फीडबैक के लिए 8 मंथ्स के लिए ओपन था। नवंबर 1948 में इसकी क्लॉज बाय क्लॉज या लाइन बाय लाइन डिबेट स्टार्ट हुआ, जिससे कि हम सेकंड रीडिंग भी कहते हैं। और फाइनली नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 को फाइनल एडॉप्टेशन हुआ संविधान का। अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा होता है, जो बॉडी बनाई गई थी इलेक्शन के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इसका काम था ड्राफ्ट करना और अडॉप्ट करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि मॉडर्न डे प्रीएम्बल। ये एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा देश कैसा होना चाहिए या न्यू नेशन कैसा होना चाहिए, जिसमें कुछ संकल्पनाएं दी गई जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ईटीसी ईटीसी, जो कि मॉडर्न डे में प्रीएम्बल कहलाता है। जो अगला पॉइंट है वो है ड्राफ्टिंग क्या होता है। ड्राफ्टिंग यानी प्रारूपण, यानी कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग लीगल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सीधा सीधा लिखना कॉन्स्टिट्यूशन को। डोमिनियन स्टेटस, ये जो हम अधिराज्य की बात कर रहे थे, यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस स्टेटस होता है लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही होता है, लेकिन हमने देखा कि इंडियंस ने इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर लिया और पूर्ण स्वराज का डिमांड किया, जो कि
इंडिया को एक रिपब्लिक का दर्जा देता है। सॉवरजिन यानी कि संप्रभु, यहाँ पर जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा इंडिया को, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम हमारे फैसले खुद ले पाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। रिपब्लिक की अगर बात करें हम, तो ये एक सिस्टम है जहाँ पर स्टेट ऑफ जो स्टेट का हेड होता है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट। और यहाँ पे कोई भी मोनार्की या हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर देश का कोई किंग है, क्वीन है, कुछ भी नहीं होता है। अगर हम अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करें या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एक प्रोमिनेंट लीडर के द्वारा, जो कि थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस टर्म को पॉपुलर किया था उस दौरान, क्योंकि उनका मानना था कि ऑल अडल्ट सिटीजन जो है इंडिया के, उनको वोटिंग का अधिकार हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, जेंडर, रिलीजन। उनका रिलीजन, जेंडर, वेल्थ या फिर कास्ट कोई नहीं देखेगा, उनको मत देने का अधिकार होगा। ओके, तो अगर हम टाइमलाइन को डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग जो कमिटी थी, उनका फॉर्मली अपॉइंटमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का फॉर्मेशन हुआ। 30 अगस्त को उनकी पहली मीटिंग हुई, जहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया, जो कि 1947 में हुई थी। फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, जो कि पब्लिक रीडिंग के लिए 8 मंथ के लिए था, जिसमें सजेशंस और अमेंडमेंट्स भी हुए, क्रिटिसिज्म भी हुआ और कमेंट्री भी हुई। ओके, तो अक्टूबर 1948 में पब्लिक कमेंट्स और क्रिटिसिज्म के बाद में सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। नवंबर 4 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसकी फर्स्ट रीडिंग या फिर जनरल रीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई या डिस्कशन स्टार्ट हो गया। के बाद में नवंबर 15 1948 को कि लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है इसे, नवंबर 15 1948 से लेके अक्टूबर 17 1949 तक। तो ये बहुत ही लंबा फेज है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फेज स्टार्ट हो गया था, क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि लाइन बाय लाइन डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 7653 अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव रिकमेंड्स किए गए थे, जिसमें से प्रैक्टिकली अगर डिस्कशन हुआ तो 2473 यानी कि 2473 पॉइंटर्स पे डिस्कशन किया गया असेंबली में। तो अमेंडमेंट्स होता क्या है? अमेंडमेंट्स यानी कि आप बदलाव कर सकते हो। अमेंडमेंट अभी तक आप बदलाव को ही याद रखिए, जब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगले कि आर्टिकल्स कौन-कौन से होते हैं, वहाँ पर हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो नवंबर 14 1949 को फाइनल और थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद में फाइनल वोटिंग फेज भी स्टार्ट हो गया था। तो इसी का रूपांतर आगे नवंबर 26 1949 को इसका एडॉप्टेशन भी हुआ और एनेक्टेशन भी हुआ। मतलब ऑफिशियली इन्होंने उसे एडॉप्ट भी कर लिया, वोटिंग के द्वारा पास भी कर लिया, मोशन पास करके। ओके, तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं रेफर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड। बट आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इतना डिटेल्ड लेक्चर आपको इतने कम समय में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो तो आपके साथ साथ मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पर कुछ कमियाँ हो या फिर मेरी बात करने के तरीके में कुछ फ्लॉज हो, लेकिन इट इज़ जस्ट बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज में अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे या फिर मुझे कुछ गाइड करेंगे, आप अ, कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ अगर आपको डाउट हो वो भी पोस्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो डिमांड कीजिए अच्छे से, जो कुछ भी आपको चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।